के सामने रख दिया जाता है और उस लिड को हम लोग जो भी ढक्कन होते हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी जो होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फ्रेंच सर्विस। तो फ्रेंच सर्विस में भी वही चीज है कि जो आइटम्स होते हैं, फूड आइटम, उनको टेबल पे रखा जाता है शो करके, पोर्शनिंग वहां पे नहीं होती उतनी ज्यादा, ठीक है। सॉरी, वो जो फूड होता है वो ऑलरेडी पोर्शनड होता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज जो होती है वो लेस नंबर ऑफ सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि रशियन की बात करें तो रशियन भी काफी ज्यादा मिलती जुलती है उसी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है पोर्शनिंग को कई बार हम लोग ये देखते हैं कि पोर्शनिंग नहीं करी जाती है रशियन में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है रशियन और फ्रेंच सर्विस के बीच में। वहीं पे दूसरी एक जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं गैरिडो सर्विस। तो गैरिडो सर्विस जो होती है वहां पे ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है, गैरिडो ट्रॉली का, जिसमें कि पार्शियली कुक्ड फूड को हम लोग लाते हैं और फिर उसको फुली प्रिपेयर किया जाता है गेस्ट के सामने और उसकी टेबल में उसको सर्व कर दिया जाता है, जो कि ट्रॉली सर्विस भी कहलाती है, गैरिडो सर्विस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी किन सर्विसेज के, जो टेबल सर्विसेज होती हैं वो, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास जो आती हैं जिनको हम लोग कहते हैं असिस्टेड सर्विसेज, ग्रुप बी वाली जो है असिस्टेड सर्विसेज, मतलब इसमें किसी टाइप का आपको हेल्प प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हेल्प प्रोवाइड कराया जा रहा है तो इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत ही कॉमन है बुफे सर्विस, जिसको हम बोलते हैं, जैसे पार्टीज में होता है। तो वहां पे जो बुफे काउंटर है, एक काउंटर होता है जहाँ पे कि आपकी प्लेट्स, और आप लोग पार्टी में गए होंगे तो सभी लोगों ने देखा होगा, एक काउंटर होता है जहाँ पे कुछ प्लेट्स लगी होती हैं, चम्मचें होती हैं, सैलेड काउंटर होता है, वहां से आप प्लेट्स और जो भी चम्मचें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं, यू पुट दोज आइटम्स इन ऑन योर प्लेट, and then you move forward to the counter where all the main course and all the desserts have been kept। तो वो जो चीजें हैं उसके लिए आप दूसरे काउंटर पे जाते हो, एंड बिहाइंड द काउंटर समटाइम्स यू विल फाइंड अ शेफ। अब अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जो यहाँ पे जो पार्टीज होती है वहां पे बहुत सारी जगहों में आप लोग देखते होंगे काउंटर के पीछे कोई खड़ा रहता है आपको देने के लिए। बहुत सारी जगहों में नहीं भी होता है, ठीक है। जैसे आप वो तवा फ्राई या फिर कुछ ऐसा देखते होंगे, वहां पे एक इंसान रहता है आपको सर्विस करने के लिए। तो किसी तरीके का आपको असिस्टेंस वहां पे मिलता है। तो इसीलिए हम लोग बुफे सर्विस को एक तरीके की असिस्टेड सर्विस कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हेल्प करी जा रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जैसा टेबल सर्विस में तो पूरी तरीके से जो सर्वर होता है आपको बस बैठे रहना होता है, आप बस ऑर्डर देते हैं और जो गेस्ट हो और जो कस्टमर और जो जो भी सर्वर होता है, ही ब्रिंग्स द फूड ऑन टू द टेबल, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको खुद चल के जाना पड़ेगा काउंटर में। थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो हेल्प है वो आपकी वहाँ पे जो सर्वर होते हैं वो कर देते हैं, आपकी प्लेट में डालना कोई भी खाना है, जो भी चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम असिस्टेड सर्विस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका जो है इसको हम लोग कहते हैं। उसके अलावा एक जो चीज है दूसरी जो हमारी असिस्टेड सर्विस, वो कार्बरी ऑपरेशन भी होते हैं। कार्बरी मतलब जो कार्विंग का जो काम होता है। बहुत सारी जगहों में क्या होता है ना, नॉन वेजिटेरियन आइटम जो होते हैं काउंटर पे रखे रहते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने, पता नहीं, वैसे यहाँ पे तो बहुत ही कम ये कल्चर चलता है, लेकिन कभी यूट्यूब में कभी देखना आप लोगों को बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखेंगी। जैसे गल्फ साइड में क्या होता है या फिर कोई भी बड़ी पार्टीज होती हैं, वहाँ पे से नॉन वेजिटेरियन जो आइटम्स होते हैं वो पूरे के पूरे, जैसे क्या होता है, कोई भी एक रोस्टेड रोस्टेड पोर्क होता है या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है, वो पूरा का पूरा जो होता है, उसका जो भी उसकी पूरी बॉडी होती है वो पूरी रखी होती है वहां पे। तो फिर उसके जो कैरकेस होता है उसको काट काट के जो भी पार्ट आपको चाहिए होता है, लेग या फिर जो भी फिले आपको चाहिए होता है, तो वो वहां पे जो शेफ होता है वो कार्व करके आपको उस समय पे निकाल के देता है उसमें से, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ये भी असिस्टेड सर्विस का एक फॉर्म है, ठीक है, जो कार्बरी ऑपरेशन होते हैं। ये हो गया। इसके बाद आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ सर्विस। तो सेल्फ सर्विस एक ऐसी सर्विस है जहां पे आपको पूरी तरीके से खुद को सर्व करना पड़ रहा है, ठीक है। वहां पे आपको कोई भी स्टाफ आपको हेल्प करने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कैफेटेरिया में, कैफेटेरिया में क्या होता है, खाना रखा रहता है काउंटर पे, आप लोग प्लेट उठाते हैं और प्लेट में जो जो आपको आइटम चाहिए होता है अपनी प्लेट में डालते हैं और जाके जो सिटिंग एरिया होता है वहां पे बैठ जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो एरिया, जैसे सुपर मार्केट्स होती हैं, सुपर मार्केट्स में भी यही होता है, एक फ्री फ्लो एरिया है जहाँ पे कि जो भी चीज आपको लेनी है आप वो ले सकते हो, फिर फाइनली आप उसका बिलिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो है इसको फ्री फ्लो एरिया कहा जाता है, जहाँ पे इस तरीके से आपका बिलिंग होता है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप खुद ही करते हो, जो आपको सामान चाहिए आपने खुद लिया। और बहुत सारी जगहों में तो बिलिंग भी आप खुद ही कर सकते हो। कार्ड जो होता है, बहुत सारी जगहों में एक एंट्रेंस पॉइंट होता है जहाँ पे वो कार्ड जो होता है वो आप लगाते हो, और जितना भी आपका आपने जो जो आइटम जो परचेज किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है आपके कार्ड से। तो ये जो है ये आपका, इसको हम लोग सेल्फ सर्विस कह सकते हैं। सुपर मार्केट या फ्री फ्लो एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ सेल्फ सर्विस के एग्जांपल हैं। उसके बाद जो ग्रुप डी है उसमें आपकी आती है सिंगल पॉइंट सर्विस। तो सिंगल पॉइंट कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं जहां से कि आपको
जो भी आपका फूड बेवरेज आइटम है, या फिर कोई भी आइटम, ऐसा नहीं कि फूड एंड बेवरेज ही, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। जैसे कि हम लोग कहते हैं टेक अवे, तो टेक अवे रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप लोग उसको कॉल करते हो, उसको कॉल करके ये बोलते हो कि भाई मुझे ये आइटम्स चाहिए, मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में या 15 मिनट में आ रहा हूँ, आप रेडी रखना, मैं आके ले जाऊंगा। तो आप क्या करते हो, उसको ऑर्डर दे देते हो, वो आपके आने तक बना के रखता है, और आप उसको लेते हो, वहां से पिक करते हो और चले जाते हो। तो जो टेक अवेज जो होते हैं वहां पे जनरली सीटिंग फैसिलिटीज नहीं होती हैं वहां पे, क्योंकि जो भी इंसान आ रहा है उसका काम क्या होता है, फोन के थ्रू ऑर्डर देना और अपना खाना ले आना। तो इसीलिए वो बैठने की कोई फैसिलिटी अपने पास नहीं रखते हैं टेक अवेज जो होते हैं। ये एक सिंगल पॉइंट सर्विस का एग्जाम्पल है। इसके बाद सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं कियोस्क। तो कियोस्क जो है वो जनरली आपको जो है रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट है यहाँ पे आपको मिलती हैं, वो दुकानें जहाँ पे कि आप कोई भी अपनी ज़रूरत का जो सामान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंस की जो होती हैं, वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। इनको कियोस्क कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके फूड कोर्ट्स होते हैं वो भी आपका सिंगल पॉइंट सर्विस है। जैसे फूड फूड कोर्ट्स आपके, आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप मॉल में गए होगे, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, अगर आप हल्द्वानी की वॉकवे मॉल में गए होगे तो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे हमारा सिनेमा हॉल है, उसी के जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा हॉल, व्हेन आपको वो एक पूरा एक रेस्टोरेंट दिखता है, यहाँ पे सीटिंग फैसिलिटी है, और बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, एक के बाद एक, सारे के सारे अटैच्ड हैं एक दूसरे से, है ना। तो वो जितने भी काउंटर हैं, ऑटोनॉमस काउंटर वहाँ पे आपको मिल जाते हैं कई बार, जहाँ से कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आप खरीद सकते हो, फिर वहाँ पे जो बीच में जो एरिया है, सीटिंग एरिया, वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। तो इसको भी आप सिंगल पॉइंट सर्विस कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके आते हैं ग्रुप ई सर्विस, जिसको कि स्पेशलाइज सर्विस कहा जाता है। स्पेशलाइज सर्विस में क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा, आपको थोड़ा सा एक एक अलग तरीके की आपको सर्विस यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी सी स्पेशल है, थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आपका अम, आपकी होम डिलीवरी। जैसे होम डिलीवरी क्या है, एक स्पेशलाइज सर्विस है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डोमिनोज या पिज्ज़ा हट में या पिज्ज़ा बाइट में, कहीं पे भी आप कॉल कर सकते हो, और वो जो भी उसका स्टाफ होता है वो आपके घर में आके आपको डिलीवर करके जाता है पिज़्ज़ा। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइज सर्विस। उसके अलावा एक सर्विस और होती है जिसको कि बोला जाता है लाउंज सर्विस। तो एक लाउंज सेटअप किया जाता है स्पेशली आपके लिए। लाउंज सेटअप जो होता है वो बेसिकली छोटी मोटी पार्टीज, किटी पार्टीज या बर्थडे पार्टीज, ऐसे में एक सेटअप किया जाता है, जहाँ पे कि क्या होता है, कुछ आपके बैठने की फैसिलिटीज वहाँ पे अरेंज कराई जाती हैं। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, घर में कभी किसी के बर्थडे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लंबी सी टेबल लगाते हैं, उसमें जो भी फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, या फिर जो समोसे हो गए, या केक हो गया, बिस्किट, नमकीन, वो सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग प्लेट पे बना के रख देते हैं उन सारी चीज़ों को, सबको सब। तो क्या होता है, ये 2-3 टेबल होती हैं जहाँ पे ये खाने पीने का सामान रखा रहता है, और बीच बीच में कहीं पे बैठने की फैसिलिटीज बैठने का अरेंजमेंट किया जाता है, सीट्स लगाई जाती हैं, उसके साथ साथ कहीं पे म्यूजिक सिस्टम लगा दिया जाता है। तो ऐसा जो सेटअप होता है इसको लाउंज सेटअप बोला जाता है। यहाँ पे जो सर्विस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ सर्विस। राइट, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ होती है स्पेशलाइज सर्विस में, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तो देखने को मिलती नहीं है, लेकिन फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जिसको कि कहा जाता है ड्राइव इन कहा जाता है। ड्राइव इन में क्या होता है, ड्राइव इन में बेसिकली जो कस्टमर होता है वो अपना, जिस भी गाड़ी से वो आता है वो पार्क करता है, और उसको क्या किया जाता है, उसकी गाड़ी में ही जो भी उसने ऑर्डर किया होता है वो उसकी गाड़ी में ही उसको लाके दे दिया जाता है। इसको ड्राइव इन सर्विस बोला जाता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई बैठने की एज सच कोई फैसिलिटी नहीं है। वहां पे एक पार्किंग एरिया बना रखा है जहां पे आप अपनी गाड़ी ला सकते हो। आपको खाना उसी जगह पे होगा, अपने पार्किंग एरिया पे ही खाना होगा, अपनी गाड़ी के अंदर ही खाना होगा। आप बस गाड़ी से ऑर्डर दे सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये पर्टिकुलर आइटम्स ऑर्डर करने हैं, वो आपका आइटम बना के ला के देगा, और आपको आपको सीधे आपकी कार की विंडो से आपको अंदर सर्व कर देगा। तो ऐसी सर्विस होती है, इसको ड्राइव इन बोला जाता है। इंडिया में काफ़ी कम कॉन्सेप्ट है, अगर आप विदेशों में देखो तो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है वहाँ पे। ठीक है, ड्राइव इन जो सर्विस है काफ़ी कॉमन है ये चीज़ जो है वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो एक और स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ सर्विस है जिसको हम कहते हैं रूम सर्विस। जैसे कि आपके होटल्स में होता है, तो रूम सर्विस क्या है, एक स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ सर्विस है जहाँ पे कि आप अपने रूम से ऑर्डर कर लेते हो होटल में। और रूम सर्विस डिपार्टमेंट जो है, जिसको कि IRD भी बोला जाता है, IRD स्टैंड्स फॉर इन रूम डाइनिंग। तो वो जो आपका डिपार्टमेंट है वो लोग आपके जो ऑर्डर हैं उसको डिलीवर करते हैं आपके रूम पे। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है टाइप्स ऑफ। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जिनको कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड कराया गया है। जैसे कि सबसे पहली जो होती है वो होती है टेबल, दूसरी होती है असिस्टेड, तीसरी होती है सिंगल पॉइंट, चौथी होती है आपकी स्पेशलाइज्ड, और पांचवी जो होती है वो होती है आपकी सेल्फ।
ठीक है। तो ये आपकी इनमें फिर अलग अलग टाइप की और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब रूम सर्विस के बारे में थोड़ा सा मैं अलग से आपको और बता देता हूँ रूम सर्विस क्या है। तो रूम सर्विस जैसा कि हमने अभी पढ़ा, एक स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ सर्विस है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आपकी जो रूम सर्विस है वो तीन टाइप की होती है होटल में देखने को जो मिलती हैं। एक होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, एक को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, और एक को बोलते हैं मोबाइल रूम सर्विस। ठीक है। तो सेंट्रलाइज रूम सर्विस, डिसेंट्रलाइज रूम सर्विस एंड मोबाइल रूम सर्विस। सेंट्रलाइज जो है वो एक ऐसी रूम सर्विस है जहाँ पे क्या है, होटल में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे कि जो भी आपका जो कि आपका किचन होता है, जो भी आप ऑर्डर करते हो वो सारे का सारा ऑर्डर उस किचन में जाता है, वहां से खाना बनता है और आपके रूम पे डिलीवर कर दिया जाता है। जबकि डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज में एक वो मेन किचन तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ क्या किया जाता है, हर एक फ्लोर पे या फिर सेट ऑफ फ्लोर्स पे, ठीक है, हर एक फ्लोर पे या फिर सेट ऑफ फ्लोर्स में एक एक पेंट्री की फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपकी छोटी मोटी कोई भी चीज हो, जैसे कि आपको चाय लेनी है, कॉफी लेनी है, सैंडविचेस लेने हैं, बर्गर लेने हैं, कोई भी ऐसी चीज का अगर आपका ऑर्डर हो तो वो सीधे वहीं से आपको डिलीवर कर दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आपका जो टाइम जो होता है, मतलब जो डिलीवरी का जो टाइम होता है, इट रिड्यूसेस, वो काफी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपका ऑर्डर जो है वो अब मेन किचन में नहीं जाता, जो आपकी ही फ्लोर के आसपास या आपकी ही फ्लोर में जो पेंट्री होती है वहीं पे वो ऑर्डर चला जाता है और सीधे वहीं से आपको डिलीवर हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज रूम सर्विस। जबकि तीसरा जो है आखिरी, जिसको हम मोबाइल रूम सर्विस कहते हैं, मोबाइल का मतलब होता है चलती फिरती। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, एक जो आपकी एलिवेटर जो होती है उसी में पूरा एक पेंट्री बना दी जाती है। अब आप कभी भी अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो सीधे उस मोबाइल रूम सर्विस, मतलब उस एलिवेटर में चला जाएगा। उस एलिवेटर में जो भी रूम सर्विस का स्टाफ होगा वो चीज बनाएगा जो भी आपको बनानी है, और सीधे वो लिफ्ट का बटन दबाएगा जिस भी फ्लोर से ऑर्डर आया है। जैसे आपकी अगर अगर आपकी 10वीं फ्लोर है तो वो सीधे 10वीं फ्लोर का बटन दबाएगा और जो भी चीजें हैं उनको बनाता रहेगा और फिर आपको सीधे लाके आपके रूम पे उसको सर्व कर देगा। तो इसको मोबाइल रूम सर्विस बोला जाता है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब अगर हम लोग ये कहें कि फायदा क्या है इन ये मोबाइल रूम सर्विस और डिसेंट्रलाइज का, तो वही जो मैंने आपको बताया कि भाई जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। अगर हम सेंट्रलाइज की बात करें तो उस केस में क्या होता है, आपको एक थोड़ा बहुत वहां पे टाइम लगता है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, आपका जो भी आप वहां पे ऑर्डर कर रहे हो उस चीज को बन के आने में लगभग लगभग 10 मिनट तो उसको बनने में लगेंगे, और 5 6 7 मिनट आप ये मान के चल लो कि आपको रूम सर्विस वाला डिलीवर करने में लगाएगा। तो यहाँ पे 15 16 मिनट आपका चला जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज और मोबाइल सर्विस के आने की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अगर पहले 10 15 16 मिनट लग रहे थे, अब वही चीज आपको 8 से 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगी। तो ये चीज होती है। नुकसान की बात करें तो नुकसान यही होता है कि जो आपकी ये डिसेंट्रलाइज और मोबाइल रूम सर्विस होती है यहाँ पे हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट नहीं होते। तो आप जो आपको चाहिए आप सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एकदम जो पूरी फुल फ्लैजेड जो कुकिंग होती है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क हिम टू डिलीवर chicken biryani or chicken curry in your room, so that won't be possible. So that order must be delivered to the centralized kitchen, because only centralized kitchen has that facility to prepare those dishes, ठीक है, which need a full fledged cooking। ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज होती है ये थोड़ी सी डिफर कर जाती है। जबकि अगर हम उसकी बात करें, आपका जो मोबाइल रूम सर्विस है डिसेंट्रलाइज है, वहां पे उस टाइप का आइटम बन सकता है छोटा मोटा, जैसे कि चाय कॉफी जिसके लिए केटल की जरूरत है, केटल में, या फिर सैंडविचेस या फिर बर्गर, जो कि इतनी ज्यादा कुकिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है, पार्शियल कुकिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, वहां पे वो चीज काम कर सकती है। ठीक है। तो ये इसका नुकसान हो जाता है किसका, डिसेंट्रलाइज या मोबाइल का। ये चीज हो गई आपकी क्या, टाइप्स ऑफ रूम सर्विसेज में। अब जो रूम सर्विसेज जो हैं अगर इनके फायदे की बात करी जाए तो देखो फायदा यही होता है कि जो भी वहाँ पे जो स्टाफ होता है, जो भी होटल में जो गेस्ट है, कई बार उनको अपनी प्राइवेसी की चिंता होती है। तो उस चीज़ के लिए रूम सर्विस बहुत बेस्ट है उनके लिए। अगर वो कहीं पे जाना नहीं चाहते, उनका कोई फेवरेट अगर टीवी शो आ रहा है वो देखना चाहते हैं, उस चीज़ में थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, जैसे कि कोई लंगड़ा है या कोई कुछ ऐसा है कि चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है उसके लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाता है। नुकसान की बात बोली जाए रूम सर्विस की तो यही होती है, रूम सर्विस का जो मेन्यू होता है वहां पे बहुत सारी चीजें, इलेबोरेटिव मेन्यू नहीं होता, सारी सारी की सारी चीजें आप वहां पे डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज है आपका किसमें, रूम सर्विस में। चलिए ठीक है। तो ये सर्विसेज के बारे में था, ये पूरा मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो है आपका क्या, कॉफी। ठीक है, तो कॉफी के बारे में बता देता हूँ जल्दी से मैं आपको। तो कॉफी क्या है, कॉफी एक तरीके की स्टिमुलेटिंग बेवरेज होती है। ठीक है, कैसी बेवरेज होती है कॉफी, स्टिमुलेटिंग बेवरेज होती है। तो आपकी बेसिकली कॉफी का प्लांट होता है, और उसमें जो एक फ्रूट जो होता है उसका, चेरी फ्रूट जो होता है, उस चेरी के अंदर से जो उसका बीज जो निकलता है, वही जो होती है उसी को कॉफी बीन कहा जाता है, उसी की आपकी कॉफी बनती है। होता क्या है, 5 स्टेप प्रोसेस होती है, पिकिंग, मिलिंग, ड्राइंग, पार्चमेंट रिमूवल एंड फिर रोस्टिंग। ठीक है, तो 5 स्टेप प्रोसेस होती है कॉफी बनाने की। टाइप्स ऑफ कॉफी की बात करी जाए, कॉफी के टाइप कितने, तो देखो जो टाइप है कॉफी के वो क्या है, सबसे पहले जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो होती है वो होती है अरेबिका। उसके बाद दूसरी होती है आपकी रोबस्टा, और तीसरी जो होती है वो होती है लिबेरिका। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग टाइप की कॉफीज हमको देखने को मिलती है, इसमें सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी जो है दैट इज अरेबिका। ठीक है, अब जो आपका कॉफी की प्रिपरेशंस की अगर मैं बात करूं, तो कॉफी की बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जो कि बनती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो एस्प्रेसो, आप लोगों ने देखा होगा, तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड कॉफी होती है, जिस जो कि एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉफी है, तो इसकी में जो कड़वाहट जो होती है, बिटरनेस, वो बहुत ही हार्श होती है एस्प्रेसो में। ठीक है, एस्प्रेसो में आप कभी भी अगर एस्प्रेसो ऑफर करते हैं, तो एस्प्रेसो कप जो होता है, एक स्पेशली डिजाइंड एस्प्रेसो कप होता है जो कि छोटा सा कप होता है, उसमें ऑफर करी जाती है, क्योंकि आप एस्प्रेसो को ज्यादा क्वांटिटी में पी नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा ही पीने के लिए होती है एस्प्रेसो, तो काफी कड़वी होती है। उसके बाद दूसरी जो प्रिपरेशन होती है, काफी फेमस है, ज्यादातर लोग इसी को पीते हैं, मोस्टली मोस्टली पीपल प्रेफर कैपुचिनो। तो कैपुचिनो कहा जाता है। कैपुचिनो बेसिकली अगर आपकी प्योर कैपुचिनो जो है उसकी क्वालिटी यही होती है कि वो ऊपर से लेके, मतलब फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इट रिमेन्स फ्रोथ, एकदम उसका जो टेक्सचर होता है वो एकदम फोमी टाइप का टेक्सचर होता है उसका। ठीक है, अगर आपकी एक अच्छी कैपुचिनो है तो। कैपुचिनो जो है इसमें क्या है, एस्प्रेसो और मिल्क फ्रोथ का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है, उसको हम लोग कहते हैं कैफे लाते। कैफे लाते आपका कैपेचिनो से ही मिलता ही होता है, लेकिन उसमें फ्रोथ की जो क्वांटिटी है वो नहीं होती। यहाँ पे ये कैसे बनाया जाता है, आप एस्प्रेसो और मिल्क को मिला के बनाते हो। उसी तरीके से एक प्रिपरेशन होती है आपकी ब्लैक कॉफी, इसको बोला जाता है। तो ब्लैक कॉफी जो है उसको बनाते हैं हम लोग पानी और कॉफी पाउडर डाल के। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं अमेरिकानो। तो अमेरिकानो जो है इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्प्रेसो के साथ हॉट वाटर को मिलाते हैं। तो ये अमेरिकानो और ब्लैक कॉफी में एक डिफरेंस होता है, याद रखने वाली चीज है। उसके बाद एक जो प्रिपरेशन है आपकी, इसको हम कहते हैं कैफे मोका या फिर मोका चीनो बोला जाता है। तो मोका चीनो या फिर कैफे मोका में क्या होता है आपका, हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप कैपेचिनो लेते हो तो कैफे लाते रहते हो, और उसमें चॉकलेट सिरप या फिर पाउडर ऐड कर देते हो। इसी तरीके से एक और हमारे पास आती है जिसका नाम होता है कैरेमल मकियातो। कैरेमल मकियातो में क्या है, इसमें हम लोग कैरेमल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है, तो कैरेमल का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। कैरेमल, एस्प्रेसो और फोम्ड मिल्क को मिला के आप लोग बनाते हो कैरेमल मकियातो। ठीक है, तो ये कुछ फेमस फेमस प्रिपरेशन है कॉफी की अलग अलग, जो कि आपको देखने को मिलती है जनरली। ठीक है, तो ये तो था कॉफी का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टी। तो टी जो होती है वो अलग अलग टाइप की जो हम लोगों को टी देखने को मिलती हैं, जिसमें कि सबसे पहली जो हमारे पास टी जो देखो, सबसे पहली चीज तो टी जो है, टी जो प्लांट जो है उस प्लांट का नाम क्या है ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कुछ मैच द फॉलोइंग या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कई बार आ जाता है इस टाइप। जो आपका पौधा है, पौधे का नाम होता है कैमेलिया सीनेंसिस। ठीक है, तो याद रखना, जो जो चाय का जो पौधा है उस पौधे का नाम होता है कैमेलिया सीनेंसिस। नाउ इसको बनाया जो होता है, इस पत्ते को हम अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके अलग अलग तरीके की टीज बनाते हैं। सबसे पहली जो वेराइटी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड व्हाइट टी। व्हाइट टी जो होती है, व्हाइट टी सबसे अच्छी कंसीडर करी जाती है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि दिस इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं व्हाइट टी में। बनाया किस तरीके से जाता है, जो भी आपकी चाय जो होती है, जब चाय का पौधा जो होता है उसकी पत्तियां जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में निकलती हैं, सो बेसिकली दोज लीव्स आर वेरी टेंडर, मीन्स अ काइंड ऑफ टेंडर शूट्स, जो आपकी पतली पतली कोपलें निकलती है ना, एकदम टेंडर शूट्स होती हैं एकदम व्हाइट व्हाइट कलर की। तो उन्हीं से हम लोग बनाते हैं व्हाइट टी को। ठीक है, और इसकी पूरी प्रोसेस में हम लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं, ड्राई किया जाता है, बट बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ड्राई नहीं किया जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए व्हाइट टी जो है। उसके बाद सेकंड जो तरीका है टी को प्रोसेस करने का, दैट इज कॉल्ड ग्रीन टी। तो ग्रीन टी तो सभी लोगों ने देखी होगी, मार्केट में आती है, बहुत सारे लोग पीते भी होंगे, है ना। अब क्या है कि व्हाइट टी आपको काफी कम मिलेगी, क्योंकि व्हाइट टी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हो जाती है, और
व्हाइट टी में क्या होता है कि काफी कम लोग, यहाँ पे इतना ज्यादा कल्चर है नहीं इंडिया में व्हाइट टी ग्रीन टी पीने का। तो क्या है कि ये काफी बहुत ही जो एलिट लोग जो होते हैं वो तो काफी प्रेफर करते हैं व्हाइट टी, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो लोग बहुत कम इसको लेते हैं। यहाँ पे तो लोग काली वाली चाय ही लेते हैं। तो जो भी है, लेकिन ग्रीन टी आप लोगों ने देखा होगा, ग्रीन टी काफी लोग पीते हैं। तो ग्रीन टी भी सिमिलर है व्हाइट टी की तरह, लेकिन बात ये होती है ग्रीन टी में जो पत्तियां होती हैं पूरी तरीके से फुली ग्रोन लीव्स होती हैं। ठीक है। तो उसका जो आपकी पत्तियां जो आपको देखने को मिलेंगी, हरे हरे कलर की आपको पत्तियां देखने को मिलती हैं। और उससे हम लोग, और ये जो कलर जो छोड़ता है ये एकदम येलोइश कलर छोड़ती है। ठीक है, ग्रीन टी जो होती है इसमें भी आपके क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद तीसरा जो तरीका है प्रोसेस करने का चाय की पत्तियों को, दैट इज कॉल्ड उलोंग टी। उलोंग टी क्या होती है, उलोंग टी पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होती है, फुली ऑक्सीडाइज नहीं होती, पार्शियली ऑक्सीडाइज होती है। इसीलिए क्या होता है, जब भी हम उलोंग टी बनाते हैं तो ये थोड़ा सा डार्क कलर छोड़ती है। ऐसा ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी तो एकदम येलो कलर छोड़ती है, लेकिन जो अगर आपकी उलोंग टी होगी, इसका कलर जो होता है वो एकदम कैसा होता है, थोड़ा सा डार्कर हो जाता है, येलो से थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रेड रेड कलर आ जाता है इसमें उलोंग टी में। फिर उसके बाद, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन इसमें होता है, इसीलिए। उसके बाद आपकी चौथी जो टी होती है इसको ब्लैक टी बोला जाता है। ब्लैक टी में क्या है, ब्लैक टी जो कि काली चाय जो हम खरीदते हैं मार्केट से, जो कि सभी लोगों के घर में बनती है, इस टी में क्या होता है, ये पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज टी होती है। इसीलिए कभी भी अगर आप ब्लैक टी बनाओगे तो पानी को क्या कर देती है, पूरी तरीके से काला कर देती है। ठीक है, तो ये ब्लैक टी कहलाती है। उसके बाद पांचवा जो तरीका होता है चाय को बनाने का, दैट इज कॉल्ड पुअर टी। ठीक है, पुअर टी जो है ये आपकी काफी एज्ड टी होती है, इसको काफी सालों तक रखा जाता है, एजिंग करी जाती है। तो ये काफी एजिंग के दौरान फर्मेंटेशन होता है इस लीव में, और ये काफी काफी एकदम मेच्योर कैरेक्टर ये जो होती है टी जो होती है वो गेन कर लेती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपकी पुअर टी होती है। तो ये सारी की सारी जो है बेसिकली, ये जो पांच मैंने आपको बताई, यही आपकी चाय होती है। ठीक है, चाय जो है वो यही है। चाय मतलब सीधी सी बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ चाय तो चाय पत्ती की बात करी जा रही है। चाय पत्ती मतलब एक ऐसा पौधा जिसका नाम होता है कैमेलिया सिनेंसिस। उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके हमने ये पांच वेराइटी की अलग अलग टीज बनाई है, व्हाइट टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी, ब्लैक टी और पुअर टी। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपकी होती है, ये कहलाती है चाय। अब उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक वो भी तो होती है लेमन टी, एक वो भी होती है सर, कोई दूसरी तीसरी टी पता नहीं कौन कौन सी लेके आ जाते हैं। लेकिन बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, चाय जो है हर, जब हम बोलते हैं ना लेमन टी, लेमन टी आपकी वो चाय नहीं है भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग हनी लेमन टी बना देते हैं, जब तक उसमें चाय का पत्ता ना पड़े तब तक वो चाय नहीं कहलाएगी। हाँ, बहुत सारी जगहों में उसको बोला जाता है, जैसे आपकी फ्रूट टी होती है उसमें कई सारे ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, ऐसी टी होती है, लेकिन जो जो असली जो चाय होती है वो यही पांच होती है। ठीक है, व्हाइट, ग्रीन, उलोंग, ब्लैक और पुअर। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग। जो बाकी जो आप लोग ले रहे हो, जैसे कि एक टी आपकी बनती है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम में थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आ रहा। जैसे आपकी कुछ फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ फ्लावर बर्ड्स होते हैं ना उनको इस्तेमाल करके भी एक टी बनाई जाती है। तो वो जो है उसको हम लोग हर्बल टी कह सकते हैं। ठीक है, हर्बल टी कह सकते हैं। लेकिन आप जो आपकी प्रॉपर जो टी होती है वो यही पांच होते हैं, इस चीज को याद रखना हमेशा। तो जितनी भी आपकी जो ऐसी जो ब्लैक टी जो है, ब्लैक टी को तो हम लोग हमेशा सर्व करते हैं किसके साथ, मिल्क के साथ, दूध के साथ। लेकिन जो बाकी आपकी जो टी होती है, जैसे व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया, हर्बल हो गई टी, ये सारी आपके हेल्थ के लिए होती हैं। तो इनके साथ हमेशा ऐसी ही चीज ऑफर करी जाती हैं जो कि हेल्थ के लिए आपकी बेनिफिशियल होती हैं। जैसे कि आप हनी सर्व करते हो, उसके साथ लेमन सर्व करते हो। ठीक है, तो ये कुछ इसके अकम्पलीमेंट हो सकते हैं। लेकिन ब्लैक टी जो होती है, ब्लैक टी के साथ मिल्क, शुगर, ये सारी चीजें सर्व करी जाती हैं। ठीक है, तो अकम्पलीमेंट भी याद रखना कि क्या क्या होते हैं चाय के साथ के। ठीक है, ये आपका चाय का कंप्लीट हो गया है। टी के बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा वाटर के बारे में। तो देखो, पानी जो है, पानी में आपका जो होता है, इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है पानी, तो आप लोगों ने सभी ने देखा है, लेकिन पानी के ब्रांड नेम्स पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, कि वाटर के ब्रांड नेम्स बताओ, तो कभी भी वाटर के ब्रांड नेम्स पूछा जाए तो क्या बोलोगे? अगर वाटर के ब्रांड नेम्स पूछा जाए तो ये मत बोल देना कभी जाके सर कैच, या फिर जो यहाँ पे आपको दिखता है बिस्लरी, है ना, हिमालय, ये सब मत बोलना। ठीक है, जो इंटरनेशनल ब्रांड नेम्स होते हैं केवल उनके नाम लेना। जैसे कि फ्रांस से आता है एवियो,
ठीक है। उसी तरीके से एक बेल्जियम से आता है स्पा। उसी तरीके से एक और आता है फ्रांस से, बहुत ही फेमस है, पेरिये। ठीक है। एक आता है आपका सेंट सेंट पेलिग्रिनो आता है, एंड हिल्डन आता है फ्रॉम यूके, वॉस फ्रॉम नॉर्वे। ठीक है। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं वाटर के, तो इनको याद रखना हमेशा। उसी तरीके से अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, टोबैको के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो टोबैको में भी हम उसमें मैं जाऊंगा नहीं ज़्यादा कि कैसे टोबैको टोबैको बनता है। टोबैको हम लोगों को पता है, जो प्लांट होता है उसका निकोटियाना, उससे उसकी जो लीव्स होती हैं उस लीव्स को हम लोग प्रोसेस करते हैं अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके की क्योरिंग करी जाती है, फायर क्योरिंग करी जाती है, फ्यू क्योरिंग करी जाती है। ठीक है। और आपका एयर क्योरिंग करी जाती है। तीन अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे कि आपका टोबैको बनाया जाता है। टोबैको मतलब तंबाकू। उसी तंबाकू से हम लोग सिगरेट और ये सारी सिगार्स जो होती हैं बनाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है वो ब्रांड नेम्स आ जाता है, किसका, सिगरेट्स और सिगार्स का। तो सिगरेट के ब्रांड नेम और सिगार्स के ब्रांड नेम याद रखना। सिगरेट की अगर बात करिए तो सिगरेट में आपके सबसे पहले जो है बेंसन एंड हेजेस, बहुत ही फेमस। अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया ना, हाँ स्पा बेल्जियम से है, छाया, ठीक है। अगर आपसे अगर ये पूछ लिया जाए यहाँ पे कि भाई ब्रांड नेम्स बताओ सिगरेट के, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कृपया ये ना लिखें कैपिस्टन या फिर गोल्ड फ्लेक, ये सब मत लिख के आना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। जो आपकी ब्रांड नेम्स हैं इंटरनेशनल, केवल उन्हीं के नाम लिखने हैं। जो आप लोकल दुकानों में देखते हो इनके नाम नहीं लिखने हैं। ठीक है। तो इसमें जो है जो आते हैं ब्रांड नेम्स, उसमें सबसे पहला है बेंसन एंड हेजेस। ठीक है। उसके अलावा आपका है मालबोरो। उसके अलावा एक आती है कैमल, डन हिल है, ट्रिपल फाइव है, ब्लैक डीविल है, और भी बहुत सारी हैं, आप इंटरनेट पे देखोगे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो कम से कम पांच आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको याद रखना। उसी तरीके से सिगार्स की बात करी जाए, सिगार्स में आपके रोमियो ई जूलियट है, सोजा है, स्वैग है, टबाक स्पेशल है, तोरानो है। ये सारे के सारे आपके सिगार्स के ब्रांड नेम्स हैं। ठीक है। तो याद रखना सिगरेट और सिगार्स के ब्रांड नेम। ठीक है। और कोई भी है लोकल वाला मत लिख देना, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए। अब इसके बाद ये हमारा हो गया है पूरा, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। इसके बाद मैं नेक्स्ट देखता हूँ कौन कौन सा टॉपिक बच रहा है। 15। अच्छा ठीक है, ये आप थोड़े से उसके याद रख लेना। ठीक है कि F&B सर्विस डिपार्टमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। इक्विपमेंट्स कहने का मतलब जो मशीन होती है ना अलग अलग टाइप की, उनके नाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि F&B सर्विस डिपार्टमेंट में बताइए कौन कौन सी मशीन्स, कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बेन मैरी होता है जो कि खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से माइक्रोवेव ओवन मिल जाएगा आपको, कॉफी मशीन मिल जाएगी आपको, है ना। उसके अलावा आपको जो आपकी जो आपके साइड बोर्ड होते हैं, फर्नीचर की बात करें तो साइड बोर्ड हो गए आपके, टेबल हो गया, चेयर हो गई, अलग अलग डिजाइन की, ये आपको मिल जाएंगी। और इक्विपमेंट में जैसे आपके वो खाना रखने वाले जो बर्तन होते हैं, जो कि आप लोगों ने बैंक्वेट पार्टीज में देखा होगा, जिनमें कि आपके पनीर सब्जी चावल वो सब रखा रहता है, उनको क्या बोलते हैं, कोई अच्छा कोई मेरे को ये बताएगा जरा, देखते हैं हाँ कितना पढ़ते हो आप लोग वाकई में। जल्दी से मेरे को ये बताओ, जो आपका जो हम पार्टीज में जाते हैं, जिन जिन कंटेनर्स में वो खाना रखा रहता है, जिन बर्तनों में वो खाना रखा रहता है जिसे हम निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में आंसर दो जल्दी से। सर शेफिंग डिश। वेरी गुड, शेफिंग डिश बोला जाता है। ठीक है। तो शेफिंग डिश बोलते हैं उसको। तो ऐसे याद रखना है आपको कि कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, क्या क्या हैं। ठीक है। उसी तरीके से जो मैंने अलग अलग आपको वो बताई हैं इक्विपमेंट, जैसे कि नट क्रैकर हो गया, एस्प्रेगस होल्डर हो गया, है ना, कॉर्न ऑन द कॉब होल्डर हो गया, गैतो स्लाइस हो गया, या फिर जो आपकी शैंपेन चिलर हो गया, आइस बकेट, आइस क्यूब मेकिंग मशीन हो गई, है ना। ये सारी की सारी चीजें याद रखना। ठीक है। जूसर, रेफ्रिजरेटर, उसके अलावा आपका डिश वॉशर जो मशीन होती है जो कि बैक एरिया में लगी हुई होती है ना। और प्लेट वार्मर होता है आपका, रूम सर्विस ट्रॉली होती है आपकी, गैरिडो ट्रॉली होती है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखना कि कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो अलग अलग जो हम लोग मैंने आपको इक्विपमेंट्स बताए हैं, पिक्चर के साथ बकायदा आप लोगों के पास होंगे, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा था कॉफी कप कैसा होता है, टी कप कैसा होता है, अलग अलग टाइप की प्लेट्स, साइड प्लेट क्या होती है, फिश प्लेट क्या होती है, हाफ प्लेट किसको बोलते हैं, फुल प्लेट किसको बोलते हैं, प्लेटर क्या होता है, क्या उसका डायमेंशन होता है। ये सारी चीजें रटने वाली हैं, समझाने वाली इसमें कोई भी चीज नहीं है, इसको सबको रटना है। ठीक है।
अच्छा, कोई टॉपिक अगर छूट रहा है, अगर तुम लोगों को याद आ रहा है तो बताओ जरा, कोई अगर टॉपिक छूट रहा है हमारा तो यहाँ पे एफएनबी सर्विस में। ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। मेन्यू बता दिया है मैंने आपको, कैटरिंग के बारे में बता दिया है, इक्विपमेंट्स के बारे में बता दिया, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू के बारे में बता दिया है, मील्स के बारे में बता दिया है, ब्रेकफास्ट के बारे में बता दिया है। रेस्टोरेंट प्रोसीजर तो आप लोगों को याद ही होगा, वो तो याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। रेस्टोरेंट प्रोसीजर जो है, सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सर F&B डिपार्टमेंट एरियाज भी बताई दिए हैं, ऐसे हाँ, बता वो दिया। जो होते हैं आउटलेट होते हैं उसके बारे में बता दो दिया था कल। कॉफी शॉप हो गया, और सर जो भी एरिया ये सारी चीज। एरिया जैसे लाइक स्टिल रूम, सिल्वर रूम, वॉशअप अच्छा एरिया। अच्छा अच्छा, जो उसके वो हैं, वैसे जो एफएनबी, वो जो वर्क 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 प्लेसेस हैं, वर्क एरियाज जो हैं। यस यस। हाँ, वर्क एरियाज भी ठीक है वैसे, एज सच आएगा तो नहीं, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। तो देखो, सबसे पहली चीज जो है वो तो है आपका, अगर हम लोग इसकी बात करें तो जैसे हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेंट्री, है ना। तो पेंट्री जो है, पेंट्री हमारा बेसिकली एक ऐसा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कि आपको वो सारी की सारी चीजें छोटी मोटी जो कि सर्विस के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका जो भी आपके बर्तन हैं, छोटी मोटी चीजें वहाँ पे आपको माइक्रोवेव ओवन, जूसर और रेफ्रिजरेटर, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। रेफ्रिजरेटर जिसमें कि आपने जैसे आपके ब्रेड हो गए, या आपकी बटर हो गया, केचप हो गया, उस टाइप का सामान, या फिर फ्रूट्स हो गए, वो सारी सामान रखने के लिए आपका वहाँ पे काम। तो ये जो है ये बेसिकली पेंट्री इसी चीज के लिए होती है, एक छोटा मोटा आपका किचन, ठीक है। फुल फ्लेजेड किचन नहीं, एक छोटा मोटा किचन जहाँ पे कि आप छोटी मोटी चीजें जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, सैंडविच हो गए, बर्गर हो गए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो। इस टाइप का आपका एक छोटा मोटा किचन होता है, और बाकी आपको वहाँ पे इक्विपमेंट भी आपको छोटे मोटे वहाँ पे मिल जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो उसको पेंट्री बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका पेंट्री हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा अगर हमारे यहाँ पे आ जाता है एरिया, अच्छा ये भी याद रखना कि जो आपका पेंट्री है उसको दूसरे नाम, जो उसके दूसरे तीसरे नाम होते हैं उनके भी बारे में याद रखना, ठीक है, कि दूसरे तीसरे नाम क्या होते हैं। तो अगर हम पेंट्री की बात करें तो पेंट्री को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सर स्टिल पेंट्री को रूम। किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताओ, स्टिल रूम। जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, स्टिल रूम बोला जाता है, ठीक है। पेंट्री को स्टिल रूम के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा दूसरा एक हमारा जो एरिया यहाँ पे आ जाता है उसको हम बोलते हैं सिल्वर रूम, या फिर प्लेट रूम भी बोला जाता है। तो जैसा कि नाम बता रहा है प्लेट रूम, वहां पे क्या होता है, जो भी आपके जो बर्तन होते हैं ना उसका स्टॉक रखा हुआ होता है। और इसका इंचार्ज कौन होता है? इसका इसका इंचार्ज जो होता है केएसटी सुपरवाइजर, वो होता है। केएसटी डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहता है आपका प्लेट रूम, ठीक है। तो ये जो होते हैं, आपको कभी भी आपके जैसे बर्तन अगर कम होने लग जाते हैं, जैसे आपकी ग्लासेस कम हो गई हैं या आपकी प्लेट कम हो गई हैं, आपको बर्तनों की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको प्लेट रूम से मिलता है। मतलब यहाँ पे उनका पार स्टॉक और स्टॉक जो होता है बर्तनों का, वो सब रखा हुआ होता है प्लेट रूम में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरी चीज बात करें, दूसरा यहाँ पे एरिया जो होता है वर्किंग एरिया, वो है आपका वॉशअप या फिर डिश वॉश जिसको बोला जाता है। तो वॉशअप वही एरिया है जहाँ पे केएसटी किचन स्टीवर्डिंग स्टाफ जो होता है वो वहाँ पे काम करते हैं। और बेसिकली वहाँ पे जो भी आपके बर्तन हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनको वॉश करने का काम वहाँ पे किया जाता है। तो वहाँ पे आपको वो जो डिश वॉशर मशीन होती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका होता है बेसिकली वॉशअप एरिया में। उसके अलावा एक जो नेक्स्ट एरिया जो होता है एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट में, वो हॉट प्लेट कहलाता है। हॉट प्लेट एक ऐसा एरिया होता है, हॉट प्लेट, तो जैसा कि नाम बता रहा है, हॉट मतलब गर्म। तो ऐसा एरिया है जहाँ पे कि आप अपने खाने को गर्म रख सकते हो। तो वहाँ पे आपको बेन मैरी जो मशीन है, या फिर रिशफ बैटरी जो है, इस टाइप के आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे इस टाइप के मशीन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपका खाना जो है उसको गर्म रखा जा सके, ठीक है। तो ये हॉट प्लेट कहता है। और हॉट प्लेट जो है, हॉट प्लेट में जो वहां पे काम करने वाला, जो उसको कंट्रोल करने वाला जो होता है, उसको एबॉयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये हॉट प्लेट होता है। तो हॉट प्लेट वालों का ही काम होता है, क्योंकि वहीं पे पूरा खाना रखा हुआ होता है एक बार बनने के बाद, ताकि आपको बार बार खाना गर्म ना करना पड़े, सीधे आप वहीं पे रखते हो उसी मशीन में। अगर कहीं पे भी अगर खाना कम खत्म होने वाला होता है, तो वो पहले ही जो वेटर होता है उसको बता देता है कि खाना खत्म होने वाला है, तो इसलिए अब और ऑर्डर मत लेना। तो ये सारा काम हॉट प्लेट में ही होता है, ठीक है। हॉट प्लेट वाले सेक्शन में ही इस काम को अंजाम दिया जाता है। उसके अलावा अगर दूसरा अगर हम लोग बात करें, बार करें यहाँ पे, तो वो है आपका स्पेयर लिनन स्टोर, ठीक है। तो स्पेयर लिनन स्टोर बेसिकली आपका एक
F&B सर्विस डिपार्टमेंट में, मतलब जो भी आपका रेस्टोरेंट है या कोई भी एक आउटलेट है, उसके बैक एरिया में हमेशा एक सेक्शन बनाया जाता है, कबर्ड बनाया जाता है, जहाँ पे कि आप अपने जो भी लिनन होते हैं, जो भी लिनन मतलब क्या, लिनन मतलब जैसे आपके टेबल क्लॉथ हो गए, आपके नैपकिन्स हो गए, और ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रिल्स हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप स्टॉक करके रखते हो अपने स्पेयर लिनन स्टोर में, जहाँ पे जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, और हमेशा उसको लॉक करके रखा जाता है। तो ये केवल लिनन रखने के लिए ही बनाया गया होता है। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ जो यहाँ पे आ जाती है स्पेयर लिनन स्टोर के बाद, जो नेक्स्ट जो एरिया है यहाँ पे, वो है डिस्पेंस बार। डिस्पेंस बार जो है वो एक ऐसा बार होता है जो कि सर्विस बार का आपका एक एग्जाम्पल है। इस बार को ज्यादातर होटल के बैक एरिया में ही बनाया जाता है। तो कोई भी अगर ऑर्डर आता है, जैसे कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ बार में बताया था, सर्विस बार में क्या होता है, जो भी गेस्ट होता है वो ऑर्डर देता है, जो भी सर्वर, जो भी वहां पे वेटर, जो भी या फिर जो भी वेटर या सर्वर होता है, वो उस ऑर्डर को लेता है और सीधे बार टेंडर के पास जाता है, कहाँ पे, डिस्पेंस बार में, और उससे बोलता है कि भाई ये बेवरेज आप बना दीजिए। और वो जो वहां पे बार टेंडर होता है वो उस बेवरेज को बनाता है और उस सर्वर को दे देता है, फिर वो सर्वर उस बेवरेज को लाके गेस्ट को सर्व कर देता है टेबल पे। तो ये जो चीज़ है, ये आपका कहलाता है क्या, डिस्पेंस बार। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ के क्या है, कुछ फंक्शनल एरियाज हैं F&B सर्विस डिपार्टमेंट में। चलिए ठीक है, ये आपका F&B सर्विस का पूरा हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं, ये बाकी भी चीज़ें आएगा हमको, मेथड्स ऑफ डिश वॉश। क्या चीज़? मेथड्स ऑफ डिश वॉश, लाइक बॉलीवुड मेथड, प्लेट वो नहीं नहीं पावर नहीं, मेथड। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा एग्जाम एग्जाम में तो नहीं आएगा ऐसा, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो नहीं ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा डीप में हो जाता है टॉपिक, नहीं आएगा एग्जाम में जहाँ तक है ऐसा, ठीक है। अब मे भी कभी ऐसा आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन ठीक है, ओके इंटरव्यू में ओके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बर्तनों की जो क्लीनिंग होती है वो किस तरीके की होती है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया है F&B सर्विस के बारे में। अब चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना फ्रंट ऑफिस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफिस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टूरिज्म से ही हम लोगों ने इसमें स्टार्ट किया था, है ना। तो थोड़ा बहुत याद रख लेना भाई कि थोड़ा बहुत टूरिज्म के बारे में भी याद रख लेना, ठीक है। टूरिज्म के कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ आ सकते हैं फ्रंट ऑफिस में, तो याद रख लेना हमेशा कि क्या है टूरिज्म, किसको कहते हैं हम लोग। वैसे तो टूरिज्म का अलग से टॉपिक है, लेकिन ये फ्रंट ऑफिस में भी आता है इसीलिए, ठीक है। तो टूरिज्म जो है एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग है, ठीक है, फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक हेल्थ, एडवेंचर स्पोर्ट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टूरिस्ट किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि ट्रैवल करता है अपने अपने निवास स्थान से किसी किसी दूसरी जगह पे, ठीक है, कम से कम 24 घंटे के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 1 साल से ज़्यादा नहीं। तो उस चीज़ को हम लोग, उसको हम टूरिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या होती है टूरिज्म की, इम्पोर्टेंस यही है कि भाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है टूरिज्म, और डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो होता है, सोसाइटी की प्रोग्रेस होती है, कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये टूरिज्म के कुछ क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, याद रखना इस चीज़ को। उसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स के बारे में, ठीक है। तो होटल क्या है, होटल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के, वैसे एग्जाम में तो नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि होटल क्या है, फ्रंट ऑफिस क्या है, F&B सर्विस क्या है, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो होटल एक ऐसी स्टेब्लिशमेंट है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करती है, लॉजिंग, फूडिंग प्रोवाइड कराती है, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी, ठीक है। उसके अलावा कुछ दूसरी फैसिलिटीज भी होटल आपको प्रोवाइड करा सकता है, लाइक स्विमिंग पूल, बिजनेस सेंटर हो गए, अदर फैसिलिटीज लाइक आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट की सर्विस वहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है। तो इस टाइप की सर्विसेज आपको एक होटल आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। जो नेक्स्ट जो चीज़ है, सीधे हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे नहीं होटल की, वो तो केवल एक नॉलेज वाली चीज़ होती है, आपके नॉलेज एग्जाम में और इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन वो आपकी केवल नॉलेज की बात होती है, आपको नॉलेज है कि नहीं है उसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ होटल की बात करें तो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि स्टार क्लासिफिकेशन है। अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो वेरियस टाइप्स में, वेरियस ग्राउंड्स पे मैंने जो क्लासिफिकेशन आपको बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए,
ठीक है। अब जैसे सबसे पहला जो है स्टार क्लासिफिकेशन है, तो स्टार क्लासिफिकेशन इंडिया में कौन करता है? HRACC करता है, होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी करती है इसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ टूरिज्म जिसको हेड करता है। उसमें सबसे पहली जो चीज है, जैसे वन स्टार होटल है, क्या है वन स्टार में एक बेसिक सी वहां पे आपको फैसिलिटी आपको मिल जाती है रूम की, क्लीनिनेस पे और इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, क्लीनिनेस हो गया, और आपका कमरा साफ सुथरा हो, बेड वेड जो भी है वो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाती है। बट इतनी इलेबोरेटिव आपको फैसिलिटीज वहां पे नहीं मिलती, ठीक है। टू स्टार जो होटल है वहां पे क्या है, अच्छे कमरे होते हैं, थोड़े से इक्विप्ड वहां पे आपके कमरे आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे टेलीफोन आपको मिल जाएगा, प्राइवेट बाथरूम, अपना अटैच टॉयलेट बाथरूम आपको वहां पे मिल जाता है, ठीक है। जो टू स्टार होटल है, थ्री स्टार की अगर हम लोग बात करें, डेकोरेशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, फर्निशिंग वहां पे ज्यादा होने लग जाती हैं, कलर टीवी आ जाता है जैसे वहां पे, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेशियस हो जाता है रूम, और बार भी वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका थ्री स्टार में। फोर स्टार की बात करें, फोर स्टार से क्या होता है, स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है किसी भी होटल का, ठीक है। तो कंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत ज्यादा रूम, बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं कमरे जो होते हैं, ठीक है। वहां पे आपको कुजीन्स की जो वैरायटी आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ताबल देहोत और आला कार्ट टाइप का मेन्यू जो होता है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, रूम सर्विस आपको मिलने लगती है, और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी की आपको यहाँ पे एमिनिटीज मिलने लग जाती हैं फोर स्टार होटल में, ठीक है। फाइव स्टार की बात करें तो फाइव स्टार में क्या है, एक बहुत ही मोस्ट लग्जूरियस प्रेमिसेस आपको अगर देखने को मिलेगा तो फाइव स्टार होटल में मिलेगा। वहाँ की जो डेकोरेशंस हैं, फर्निशिंग्स हैं, वो काफ़ी हाई क्लास होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। आपको स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज फैसिलिटीज़, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो कि आपको फोर स्टार में नहीं मिल रही थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी लग्जूरियस आपका एक एक्सपीरियंस होता है अगर आप एक फाइव स्टार होटल में जाते हैं तो। अब याद रख लेना वो नहीं करना है किसी ने भी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है वन स्टार बोला तो बोला भाई कि हाँ जो वन स्टार है वहां पे क्लीनिनेस है, टू स्टार में आए तो बोलेंगे बेटर देन वन स्टार, थ्री स्टार पे आए तो बोलेंगे बेटर देन टू स्टार, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ऐसा करना मत बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो अलग जो दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है सेकंड वाला जो है वो होता है हेरिटेज क्लासिफिकेशन। तो हेरिटेज होटल्स वो होटल्स होते हैं जो कि पुराने पुराने जो होटल्स हैं उन्हीं को हम लोग रिनोवेट करते हैं, और उन्हीं उन्हीं पुरानी हवेली या फिर जो फोर्ट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बदल देते हैं, या मेंशंस जो होते हैं पुराने पुराने उन्हीं को हम लोग होटल के फॉर्म में रिनोवेट कर देते हैं। तो ऐसे जो होटल्स होते हैं उनको हेरिटेज होटल्स बोला जाता है। इसमें कुछ आपकी कुछ आपके क्लासिफिकेशन आपको हेरिटेज होटल में मिल जाते हैं, जैसे सबसे पहला है हेरिटेज, दूसरा है हेरिटेज क्लासिक, तीसरा है हेरिटेज ग्रैंड। हेरिटेज वो होटल हैं जो कि 1935 से लेकर 1950 के पीरियड के बीच में बने हैं। हेरिटेज क्लासिक वो हैं जो कि 1935 से पहले बने हैं लेकिन 1920 के बाद, मतलब 1920 से 1935 के बीच में जो बने हैं। और हेरिटेज ग्रैंड जो है वो हैं आपके 1920 से भी पहले के जितने भी हो जाते हैं वो हेरिटेज ग्रैंड कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये उन सारी हवेली या फिर फोर्ट्स को रिनोवेट करके बनाए गए हैं जो इस टाइम पीरियड से पहले से मौजूद है। जैसे आप राजस्थान में जाते हो ना तो वहां पे आप देखते होगे बड़े रजवाड़े और जो वहां पे फोर्ट्स और हवेलीज हैं, है ना, तो आपको राजस्थान में वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो काफी पुरानी पुरानी है, 300 400 500 साल पुरानी। तो आप ये समझ लो कि उसी टाइप की जो आपकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग होटल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको हेरिटेज होटल्स कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वो उदय विलास है जयपुर में, अमर विलास है आगरा में, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो याद रखना इसको, हेरिटेज किसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे बोला जाए तो लोकेशन मतलब किस जगह पे बने हुए हैं। तो जैसे एक होता है आपका डाउनटाउन होटल, तो भैया वो होटल है जो कि आपके मतलब कहने का मतलब आपकी सिटी के सेंटर में जो बने होते हैं, सेट सिटी के सेंटर कहने का मतलब ये होता है जो आपका कमर्शियल हब है, सिटी का जो ऐसा पॉइंट जहाँ जो कि जहाँ पे मेन बिजनेस एक्टिविटीज जहाँ पे होती हैं पूरे शहर की, ऐसा एरिया जो है वहां पे अगर आपके होटल बने हो तो डाउनटाउन होटल कहलाते हैं। सबर्बन होटल वो हैं जो कि कहाँ पे सबर्बन एरियाज में, मतलब जो आउटस्कर्ट्स होता है कि कोई किसी भी सिटी का, वहां पे जो होटल्स आपके बने होते हैं सबर्बन होटल्स उनको बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से एयरपोर्ट होटल्स वो होटल हैं जो कि एयरपोर्ट के पास बने, एयरपोर्ट की विसिनिटी के आसपास विसिनिटी पे बने हुए होते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके बोटेल होते हैं, तो बोटेल किनको बोलते हैं, बोटेल उनको बोलते हैं जैसे आपके जो ऐसे होटल जो कि बोट में बने हुए हैं बोटेल बोलते हैं उनको। मोटेल क्या होते हैं, ऐसे होटल जो कि आपके जो आपके हाईवेज होते हैं उनके पास होते हैं, जो मोटरिस्ट के लिए उनके लिए। फ्लोटेल जो होते हैं फ्लोट करने वाले, तो एक फ्लोटिंग आपका एक प्लेटफॉर्म होता है, तैरता हुआ प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर जो आपकी बिल्डिंग्स डिजाइन करी जाती है उनको फ्लोटेल बोला जाता है।
उसी तरीके से आपका रोटेल जो होते हैं, मतलब आपकी चलता फिरता होटल जो होता है, इसके नीचे आपके पहिए लगे हुए होते हैं, तो चलता फिरता होटल उसको कहीं पे भी ले आया जा सकता है अपने साथ साथ, उसको रोटेल बोला जाता है। ठीक है। अब जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल। क्लाइंटेल मतलब किस तरीके का वहां पे क्लाइंट आ रहा है, किस तरीके के आपके गेस्ट वहां पे आ रहे हैं होटल में। तो उसके बेसिस पे सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड बिजनेस होटल या फिर कमर्शियल होटल जिसको बोला जाता है। बिजनेस होटल या फिर कमर्शियल होटल वो होते हैं जो कि बिजनेस पर्पस के लिए जो गेस्ट आते हैं उनको टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस फैसिलिटीज काफी अच्छी मिलती हैं, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, इस टाइप की फैसिलिटीज, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज, वो सारी चीजें, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है बिजनेस होटल्स में। बुटीक होटल्स होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होटल होते हैं, काफी हाई क्लास होटल होते हैं, इलीट क्लास को ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी महंगे महंगे आपको रूम, एक एक रूम का किराया 1-1 लाख, 2-2 लाख, है ना, 50-50 हजार एक एक दिन का। तो ये बुटीक होटल्स कहलाते हैं। रेसिडेंशियल होटल होते हैं ऐसे होटल जो गेस्ट आपकी लंबी स्टे के लिए आ रहे हैं उन गेस्ट को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी गेस्ट आता है वो जनरली 1 हफ्ते से ज्यादा ही रहता है, जैसे कि 7 दिन से ज्यादा ही रहता है, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 2 महीना, है ना। तो इस टाइप का जो होटल होता है उसको हम लोग रेसिडेंशियल होटल कहते हैं। रेसिडेंशियल होटल जो होते हैं वो कई बार अपार्टमेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK टाइप। ठीक है, तो उनको रेसिडेंशियल होटल कहा जाता है। स्वीट होटल वो होटल होते हैं अगेन जहाँ पे काफी पर्सनलाइज सर्विस गेस्ट को मिलती है, और अगेन यहाँ पे आपका जो चार्जेस होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं यहाँ पे। जैसे कि बुर्ज अल अरब है आपका दुबई में, वो भी एक आपका क्या है, स्वीट होटल है। फिर उसके बाद कसिनो होटल होते हैं। कसिनो होटल जो कि बेसिकली जो गैम्बलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं उनको कसिनो होटल बोला जाता है। अगर किसी ने मूवी देखी हो कुछ, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में जो भी वहाँ पे उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं मूवी के, वो किसी जगह पे जाके, किसी होटल में जाके कैसीनो, जुआ या फिर गैम्बलिंग वो सारी चीजें करते हैं, तो उस टाइप के जो होटल्स होते हैं उनको कैसीनो होटल्स बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके क्लासिफिकेशन हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब आपकी जो भी वहां पे जो भी आप क्या किस तरीके से ओन कर रहे हो आप होटल को, उस बेसिस पे सबसे पहले इंडिपेंडेंट होटल्स आते हैं। तो देखो इंडिपेंडेंट होटल्स जो होते हैं वो अपने खुद की, उनका मालिक अपना खुद का मालिक होता है, जो कि उस होटल को किसी भी तरीके से चला सकता है। तो उसको जो मन करे अपने होटल में कोई भी बदलाव करने का वो कर सकता है। ठीक है, जो जो गवर्नमेंट लीगलिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो उनको इंडिपेंडेंट होटल्स बोला जाता है। जबकि चेन होटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, केवल एक होटल नहीं होता, उसकी पूरी चेन होती है। जैसे कि आपका रेडिसन हो गया, है ना, आपके इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप हो गया, ये सब क्या है, चेन होटल्स हैं। तो इन इन चेन्स में क्या होता है कि कोई भी होटल जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, उसको कुछ कायदे कानून से ही यहाँ पे चलना होता है। ठीक है। तो ये जो है ये आपके चेन होटल्स कहलाते हैं। और उसके बाद बेसिकली आए इसीलिए होते हैं क्योंकि देखो, एक होटल जब एक जगह पे फैसिलिटी देता है, उसका बिजनेस वहां पे ग्रो करता है, उसके बाद वो समझता है कि भाई चलो हमें कहीं और पे भी अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, तो वो अपना फिर कहीं और पे वही होटल खोलता है दूसरी जगह में। ठीक है, जैसे कि मानो उत्तराखंड में अभी एक रेडिसन है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर इनका बिजनेस ग्रो करता है तो फिर ये एक होटल और खोलेंगे, फिर इसी तरीके से दूसरे स्टेट में खोलेंगे, तीसरे स्टेट में खोलेंगे, तो इनकी पूरी चेन बन जाएगी। तो चेन होटल्स यही होते हैं। फ्रेंचाइजी की बात करी जाए तो फ्रेंचाइजी देखो एक तरीके का ऑथोराइजेशन होता है, जो कि जो पेरेंट कंपनी है वो देती है किसी किसी भी परचेजर को, यहाँ आप खरीद सकते हो और उनके नाम पे अपना होटल चला सकते हो। तो वो बेसिकली अपना नाम दे रहे हैं आपको चलाने के लिए, और अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखेंगे आपके सामने जिनको कि आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, और उनको एक रॉयल्टी फीस देनी होती है, सिंस यू आर यूजिंग देयर नेम, सो यू नीड टू पे द रॉयल्टी फीस टू द पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो वो फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है रेफरल ग्रुप। तो रेफरल ग्रुप में क्या होता है, रेफरल ग्रुप में ओनरशिप होती है, लेकिन एक क्या होती है, पार्टनरशिप में एक तरीके का यहाँ पे काम चलता है। जैसे कि मानो कुछ होटल्स हैं आपके, एग्जाम्पल के लिए देवल चौड़ की बात अगर मैं आपसे करूं, तो देवल चौड़ में मानो आपके 2-3 होटल हैं, जैसे, है ना, एक क्लार्क्स हो गया, एक आपका आमोर होटल हो गया, ऐसे। तो हो सकता है कि आमोर होटल और क्लार्क्स होटल है, ये दोनों क्या करें, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें आपस में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या, एक तरीके का हम आपस में एक समझौता कर लें वर्बल टर्म्स में कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे कि अगर कभी भी हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आता है और हमारे यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती, तो हम आपके यहाँ रेफर कर देंगे, आपके यहाँ अगर कोई फैसिलिटी नहीं, आप हमारे यहाँ पे रेफर कर देना। तो ये क्या होता है, ये आपस में काफी मिल बांट के यहाँ पे काम जो चलता है, रेफरल ग्रुप्स का केस होता है। ठीक है, तो रेफरल ग्रुप्स में क्या है, रेफरल ग्रुप्स में यही होता है कि कुछ होटल्स जो होते हैं जो कि अड़ोसी पड़ोसी होटल होते हैं, नेबरिंग होटल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं आपस में
अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या करते हैं, अपने गेस्ट की जो भी अगर फैसिलिटी अगर हमारे होटल में नहीं मिल रही तो उसको किसी दूसरे होटल में अड़ोस पड़ोस के रेफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये कहलाता है आपका रेफरल ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो टाइम शेयर कॉन्सेप्ट है। तो टाइम शेयर कॉन्सेप्ट में क्या है, थ्रू आउट द ईयर यू कैन चूज अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट इन विच you want to come to the hotel and enjoy the stay। ठीक है, इन द होटल। तो ये जो चीज़ है ये आप यहाँ पे कर सकते हो टाइम शेयर में। एग्जांपल के लिए जैसे कि मानो आपका नवंबर में कोई फंक्शन है आपका, तो आपको पता है आपको जाना है, तो आप पहले ही होटल में बोल के, जनवरी के मौसम में ही आपको पता है ना शादी होने वाली है, तो आप नवंबर के टाइम पे ही वहाँ पे एक पर्टिकुलर कि भैया हमें इस हफ्ते में पूरा बुकिंग कराना है, आप अपनी बुकिंग पहले से ही वहाँ पे करवा सकते हो। टाइम शेयर कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉन्डोमिनियम कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, होटल की जो एक एंटिटी है, होटल की एक यूनिट जो है, एक यूनिट कहने का मतलब होटल का जैसे कोई रूम या फिर कोई अपार्टमेंट, आप उसको खरीद सकते हो, उसकी ओनरशिप ले सकते हो। तो अब उस रूम में कोई भी अगर अगला गेस्ट आएगा ना, तो उसका जो प्रॉफिट है वो आपके पास जाएगा, वहां पे जो भी गेस्ट आएगा वो पेमेंट करेगा उस रूम पे रहने की, तो वो आपके खाते में भी जाएगा वो रुपया। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये एक तरीके का आपने एक होटल में ही आपने एक ओनरशिप ले ली। ठीक है, तो ये जो है ये चीज कहलाती है आपके कॉन्डोमिनियम कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस में अगर हम लोग बात करें तो देखो सबसे पहले आपका होता है स्मॉल होटल, मीडियम होटल, लार्ज होटल और वेरी लार्ज होटल। स्मॉल होटल वो होटल होते हैं जिनमें 25 रूम या फिर उनसे कम रूम होते हैं। मीडियम मीडियम होटल वो होटल होते हैं जिनमें 25 से ज्यादा होते हैं पर 100 से कम होते हैं। लार्ज होटल वो होते हैं जिनमें 100 से ज्यादा होते हैं पर 300 से कम होते हैं। और वेरी लार्ज होटल वो होटल्स होते हैं जिनमें 300 के ऊपर जिसमें भी रूम हो जाएंगे वो कैसा हो जाएगा, वेरी लार्ज होटल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना ये जो फिगर्स हैं इनको याद रख लेना, 25 से कम, फिर 26 से 100, फिर उसके बाद 101 से 300, फिर उसके बाद 300 से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो फिगर है इनको याद रख लेना आप लोग। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन होटल्स का। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। जो बाकी जो होगा उसको देख लेंगे बाद में। ठीक है, अब ये है कि पहले कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, अभी भी बता रहा हूँ कि जिसने पूरे टाइम भर से शुरू से जिसने शुरू से कर रखा है मेहनत, उसको आज मैं क्या कर रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आराम से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से उसको समझ में आ रहा है पूरी तरीके से कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जिसने पूरे साल भर मेहनत करी है। तो वही चीज है, अगर आपने साल भर मेहनत करी है तो एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, वो अच्छा ही जाएगा किसी भी हालत में। अगर साल भर नहीं करी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बुरा ही जाएगा फिर। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लो, ये पूरी तरीके से आपके एंड पे है कि आप लोगों को करना है रिवीजन। बस एक तरीके से आपको बस इस तरीके का है, ये समझ लो कि हाँ आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ ठीक है चलो ये चीज था। ठीक है, ये समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, इसमें हम लोग वैसे डीप में नहीं, यहाँ पे एकदम रेलगाड़ी की तरह दौड़ेगी मेरी क्लास। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी एक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा देर तक लगे रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो भी ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं इनको पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप कर सकते हो बाद में। ठीक है, और तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तैयारी करो फिर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे सर। प्रिया, हम्म। न्यू हम लोग के भी एग्जाम्स होंगे ना मतलब? हाँ हाँ, अच्छा। सबके होंगे। यार क्या करूंगी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा यार, एक तो बीच में कोरोना चल गया। तो आगे धीरे हम धीरे कुल कर, तैयारी कर लेना हम धीरे कुल धीरे। यार, हम तो कुल वैसे उसमें भी छुट्टियां करते थे, और ये कोरोना बीच में आ गया। एग्जाम तो कुछ समझ ही हाँ, नहीं इन आ लोगों रहा की छुट्टी कैसे। गई तो तुम्हारे पे नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे तो फिर कैसे करोगे? वही तो कह रही हूँ, नोट्स कुछ भी नहीं है। और
मेरा तो एक तो फोन इतना खराब हो जा रहा है बीच में, और मेरे सारे नोट्स भी गायब हो गए हैं, इसीलिए टेंशन हो रही है। बना रही हूँ अभी बैठ बैठ के। हेलो बना प्रिया, रहे हो? हाँ। हम्म। तुम्हारे क्या नाम है जो जैसे वो आया था, क्या नाम है, टाइम टेबल आया था सिलेबस का कि किन किन को देना है करके एग्जाम्स, तो बता रहे थे कि एचएम के एग्जाम खाली वही देंगे जिनको, जो एचएम के स्टूडेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं है, हमने कहा सारे एग्जाम देना सबको कंपलसरी है। अच्छा, जो ग्रुप में मैसेज आया था उसमें लिखा था ना एचएम फॉर ओनली एचएम मैम स्टूडेंट्स ने करके। नितिका मैम ने हमने नितिका मैम से कंफर्म किया था, तो नितिका मैम कह रही सारे बच्चे सारे एग्जाम देंगे, ऐसा कोई तो लिखा क्यों, कंपलसरी तो वो ज्यादा क्यों देगा लिखा और था? हाँ। तो ग्रुप में क्यों लिखा था फिर खाली ओनली फॉर एचएम स्टूडेंट्स? मिसकंस वो हो गया होगा, मिसकंसेप्शन हो गया होगा, इसलिए ऐसे लिख दिया होगा। बाकी तुम एक बार अच्छा। नितिका मैम से कंफर्म कर लेना, बाकी तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगी, ठीक है। हाँ, अरे और मैं ये भी पूछ रहा था कि नाम मैं स्टार्टिंग से मैंने एचएम की क्लासेस ही ली है, मैंने एविएशन को तो कभी क्लास में कभी आया ही नहीं। मैं एविएशन में अभी किस अभी टाइप से अभी भी क्या नहीं ली होता ना, है? तो मैम करा रही क्लासेस, तो मैम बनाएंगे ना पेपर, तो अब जो मैम ने पढ़ा है वही तो देंगी, तो मैं तुम्हें वो भी नोट सेंड कर देती हूँ। थैंक यू यार, कर देना अब। और टफ है क्या एविएशन की पढ़ाई भी? बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस तुम्हें खाली पढ़ना है, तुम्हें तो वैसे भी इंग्लिश समझ में पर आती है, तुम्हें बस समझना देखना है। पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ तुम सेंड कर देना यार, थोड़ी मैं भी स्पीच देखता हूँ। ये और एग्जाम 26 से है ना? 27। 27। 27। और ऐसे ही होंगे, क्या नाम है, इसी में ही। हाँ इसी में होंगे, अब देखो प्रिया, अब ज्यादा लेंथी तो नहीं लिखवाएंगे, मुझे तो लगता है अगर लेंथी होंगे तो फिर कैसे करेंगे हम लोग। प्रिया वो सुनो, मैं कह रही टाइप करना पड़ेगा, हाँ बोलो। ये हूँ, फ्रेंच आज क्लास वाला का आ पता गया। है। फ्रेंच क्लास का आगे नया नया लिंक भेजा है। सुनो, हाँ। और खाली हाँ हम ही बोलो। बच्चे लेंगे ये क्लास के लिए भी, या कोई और भी आएगा? क्यों, अब आएंगे ही बच्चे। लेफ्ट करो, अच्छा। लिंक दूसरा ज्वाइन करो, दूसरा लिंक सेंड करा है तो मैम ने। आज वो होटल वाला क्लासिफिकेशन जो कराया सर ने, वो है तुम्हारे पे, मतलब, या फिर तुम्हें हाँ पीडीएफ हो तो वो भेज देना। वैसा है, नोट्स है, लिखे हुए नोट्स भेज दूंगी। लिखे वाले हैं तो भेज देना यार, मैं सब लिख लूंगी कुछ भी हो। ठीक है चलो। चलो दूसरा तो ज्वाइन करते उसमें हैं, ज्वाइन करते हैं, बाय। हैं। उसमें ही ज्वाइन करते हैं दूसरे लिंक में। हाँ दूसरा लिंक ज्वाइन करते हैं।